हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसीय नियम पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है कि ये नियम गैसों के लिए दिए गए हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए और उन लोगों ने अलग अलग कंडीशन लगाकर गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया था और उसी आधार पर कुछ नियम दिए थे जिसमें हम गैसीय नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेनली हमें 4 नियमों के बारे में ही पढ़ना है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम और एवोगाद्रो का नियम। तो हम देखेंगे कि शुरू के 3 नियमों में हमें गैस के लिए मेन 3 मानों को देखना है, P, V और T। P प्रेशर है मतलब दाब, V वॉल्यूम मतलब आयतन और T टेम्परेचर मतलब ताप है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन 3 नियमों में हम किसी एक चर का मान स्थिर रख देंगे, इस मान को कांस्टेंट कर देंगे और बचे हुए 2 मानों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार दूसरे नियम में हम किसी दूसरे चर को नियत रखेंगे और शेष 2 बचे हुए चर के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। जबकि हम देखेंगे एवोगाद्रो का जो नियम है ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये शुरू के 3 नियमों में हमें इसी प्रकार संबंध ज्ञात करना है। फर्स्ट है बॉयल का नियम। तो सबसे पहले इसी नियम को प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार कहा गया है कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम किसी गैस को ले रहे हैं जिसके ताप को स्थिर रख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे स्थिर रखा गया है। तो अगर हम गैस की निश्चित मात्रा ले रहे हैं तो उस निश्चित मात्रा का आयतन और उसका दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसको अगर हम स्थिर रख रहे हैं मतलब कि अगर हम ताप को स्थिर रखे हुए हैं और गैस की एक निश्चित मात्रा ले रहे हैं तो उस मात्रा का अगर हम आयतन देख रहे हैं और उसी मात्रा का अगर हम दाब देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, मतलब अपोजिट होंगे। एक के बढ़ने पे दूसरे का मान घटेगा या फिर एक के घटने पे दूसरे का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि आयतन समानुपाती 1 बटे दाब। इसी को हम कह सकते हैं कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। आयतन को V से दिखाते हैं और दाब को P से। तो V समानुपाती 1 बटे P हो जाएगा और ये उस कंडीशन में होगा जब हम ताप को स्थिर रख रहे हैं, यानी T जो है स्थिर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समानुपाती साइन को हम इक्वल में चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक नियतांक लगा दें, एक कांस्टेंट लगा दें, तो यहाँ पे हम एक नियतांक लगाए हैं तो लिख सकते हैं कि जहाँ के नियतांक है तो नियतांक होने का मतलब कि इसका मान फिक्स रहेगा। इसका मान कब तक फिक्स रहेगा? जब तक हम किसी एक गैस को ले रहे हैं, उस गैस के टेम्परेचर को फिक्स रखे हुए हैं, फिर हम उसके आयतन को चेंज करते हैं या फिर प्रेशर को चेंज करते हैं, मतलब दाब को चेंज करते हैं। दोनों के चेंज करने पे के का मान चेंज नहीं होगा जब तक कि टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सूत्र हो जाएगा PV = K। तो इस तरीके से हमें बॉयल के नियम का एक अन्य गणितीय रूप प्राप्त हो जाएगा। चूँकि हमें बॉयल के नियम से प्राप्त हो रहा है PV = K यानी एक नियतांक। तो इस तरीके से हम बॉयल के नियम को दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब और आयतन का गुणांक जो होता है वो एक नियतांक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉयल के नियम को दूसरे रूप में लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ताप को स्थिर ले रहे हैं, ठीक है, हम स्थिर ताप पर देख रहे हैं कि अगर हम गैस की एक निश्चित मात्रा को ले रहे हैं, गैस की निश्चित मात्रा ले रहे हैं और उसका अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमने उसके दाब को P1 रखा है तो अगर इस पे आयतन हमें V1 प्राप्त हो रहा है और अगर हम दाब को चेंज करके P2 कर देते हैं तो इस कंडीशन में अगर हमें दाब V2 प्राप्त हो रहा है। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि जब ताप स्थिर है तो P1 पे अगर V1 आ रहा है तो बॉयल के नियम से हम लिख सकते हैं कि P1 × V1 = K होगा, क्योंकि दाब और आयतन का गुणांक हमेशा एक नियतांक होगा जब ताप स्थिर होगा और गैस की मात्रा निश्चित होगी। सेकंड केस में भी हम उसी मात्रा के लिए देख रहे हैं कि इसका मान हो जाएगा P2 V2 = K। K दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन में ताप को हम सेम रख रहे हैं और गैस की मात्रा को भी सेम रख रहे हैं। तो इस तरीके से मान लें कि समीकरण 1 और 2 हो जाए तो इन 2 समीकरणों से हम लिख सकते हैं कि P1 V1 = P2
V2। तो इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा बॉयल के नियम से। अब हम बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण देखेंगे। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट है P और V के बीच ग्राफ, यानी दाब और आयतन के बीच ग्राफ देखेंगे, और सेकंड में हम देखेंगे P और 1/V के बीच ग्राफ। तो फर्स्ट हम ग्राफ देख रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बॉयल के नियम से P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, यानी P समानुपाती 1/V हो जाएगा। तो अगर हमें दो चर राशियाँ पता हैं A और B इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इस कंडीशन में जब हम इन दो राशियों के लिए ग्राफ खींचते हैं, मतलब कि एक साइड A ले रहे हैं और दूसरी साइड B ले रहे हैं, ठीक है, एक अक्ष पे है और दूसरे अक्ष पे अगर हम B लिए हुए हैं, तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर हम P और B के बीच यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, इधर हम P ले रहे हैं, P यानी दाब ले रहे हैं, दाब को हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, यहाँ आयतन ले रहे हैं V, तो V को हम वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि यहाँ पे जो ताप है वो स्थिर है, स्थिर ताप पे हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कोई ताप T1 है, उस ताप पे हम ये ग्राफ खींच रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्योंकि अगर हम ताप को स्थिर रखे हुए हैं T, तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। अगर हम ताप को T1 से चेंज करके T2 कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम देखेंगे जो हमारा ये आरेख प्राप्त होगा। अब आरेख का शेप तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा आरेख जब इसका ताप चेंज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, T2 कर दिया गया। इस तरीके से जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे हम देखेंगे कि ये जो आरेख होगा वो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, T1 पे या T2 पे या T3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये T3 पे है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 से बड़ा T2 और T2 से बड़ा है T3। इस तरीके से अगर आरेख को खींचा गया तो हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये P और V के बीच ग्राफ था। अब हम सेकंड देखेंगे P और 1/V के बीच ग्राफ। तो चूंकि हम देख चुके हैं कि P समानुपाती है 1/V के, तो अगर हम P को A मान लेते हैं और 1/V को B मान लेते हैं, अगर दो हमें चर राशियाँ पता है इस तरीके से कि A समानुपाती है B के, ठीक है, ये A है और ये B है पूरा, तो A समानुपाती हो जाएगा B के। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि A और B के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, अगर दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो अगर ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। इस साइड A और इस अक्ष पे B है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो हम ऐसा ही ग्राफ हमें P और 1/V के बीच मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये P है, ठीक है, P को हम ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और V को हम यहाँ पे 1/V है, तो 1/V का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक लीटर है, तो इसका हो जाएगा 1/लीटर, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाता है लीटर इनवर्स। लीटर पे इसका -1 पावर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस अक्ष पे 1/V को ले लिए हैं। अब जो दोनों के बीच हमें ग्राफ खींचेंगे तो आरेख मिलेगा इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हम ताप को स्थिर रखे हुए हैं, स्थिर ताप पे है। तो अगर ये ताप T1 ले तो ऐसा प्राप्त होगा। अब यदि हम ताप को बढ़ाकर T2 करते हैं तो हम देखते हैं जो हमें आगे लाइन प्राप्त होगी वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर मिलेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं T1 से बड़ा T2 होगा, तो इस केस में ऐसा हमें आरेख मिलेगा। अगर हम देख रहे हैं तीसरा टेम्परेचर ले रहे हैं जो T2 से भी अधिक है, तो ये आरेख हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा ऊपर पर विस्थापित रहेगा, लेकिन ये भी मूल बिंदु से ही जाएगा, तो ये T3 के लिए हो जाएगा, ठीक है, जहाँ T3 इन दोनों से ही बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा आरेख मिलता जाएगा। तो ये हम बॉयल के नियम के लिए ग्राफीय निरूपण देखे हैं दो तरीके का। सेकंड नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम जे चार्ल्स द्वारा 1787 में दिया गया। इस नियम में कहा गया है कि स्थिर दाब पर, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमको दाब को स्थिर रखना है। तो दाब को स्थिर रखा जाए तो हम देख रहे हैं कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, मतलब हम गैस की एक निश्चित मात्रा ले रहे हैं, उसी मात्रा का हम आयतन देख रहे हैं। तो
तो आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो परम ताप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, परम ताप ही होता है। अगर ताप को केल्विन में देते हैं तो उसी को हम कहते हैं परम ताप। तो हम देख रहे हैं कि ये आयतन किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसी गैस की उतनी ही मात्रा के परम ताप के समानुपाती होगा। मतलब कि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे दाब को स्थिर रख रहे हैं और इन दो चरों के बीच संबंध ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गणितीय रूप में आयतन समानुपाती होगा ताप के, जहाँ ताप को हम केल्विन में लेंगे ताकि ये परम ताप हो जाए। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि दाब को स्थिर रखा गया है, तो ये स्थिर दाब पे हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको सांकेतिक रूप में लिखें तो हम देख सकते हैं कि आयतन को V से दिखाते हैं और ताप को T से, तो V समानुपाती T हो जाएगा, जहाँ की दाब जो है वो स्थिर है। तो हम लिख सकते हैं कि स्थिर प्रेशर या P पर। तो अगर हम समानुपाती साइन को इक्वल में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना होगा, तो ये K हो गया और यहाँ पे इंटू T हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू K हो जाएगा, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। और K का मान नियत तब तक रहेगा जब तक कि हम गैस के दाब को स्थिर रखेंगे और गैस की जो मात्रा ले रहे हैं उसके मात्रा को भी हम निश्चित रख रहे हैं। तो फिर अगर हम इस दोनों को निश्चित रख रहे हैं तो आयतन और टेम्परेचर को अगर हम चेंज भी कर रहे हैं तभी इन दोनों का जो अनुपात होगा यानी K का जो मान होगा वो हमेशा एक नियतांक होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें V/T बराबर K यानी एक नियतांक प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम चार्ल्स के नियम को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन व परम ताप का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि हम दाब को स्थिर रखे हुए हैं, गैस की मात्रा जो है निश्चित ले रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को ताप को T1 ले रहे हैं तो अगर गैस का आयतन हमें V1 प्राप्त हो रहा है तो चार्ल्स के नियम से हम लिख सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू K। सेकेंड केस में हम देखेंगे कि अगर हम ताप को चेंज करके T2 कर देते हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं या फिर कभी कुछ भी करके अगर हम इसमें चेंज कर दिए और इसका वॉल्यूम अगर V2 हो जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि चार्ल्स के नियम से इसका मान हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं V2/T2 इज इक्वल टू K। तो इस तरीके से इसको अगर हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं तो समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि K का मान सेम होगा। K का मान सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दाब है उसको स्थिर दिया गया है और साथ ही साथ गैस की जो मात्रा है उसको भी हम निश्चित ले रहे हैं। तो इस तरीके से K का मान दोनों के केस में फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 व 2 से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जो कि एक समीकरण हो जाएगा चार्ल्स के नियम से हमें प्राप्त। अब हम चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण देखेंगे, क्योंकि हमें चार्ल्स के नियम से पता है कि आयतन परम ताप के समानुपाती होती है जब ताप P को स्थिर रखा जाता है। तो इस कंडीशन में हम देख चुके हैं कि अगर कोई दो चर राशियां हैं A और B और दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है, A समानुपाती B है, तो हम ग्राफ को देख चुके हैं कि जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो एक सरल रेखा होगी जो कि मूल बिंदु से जाएगी। यहाँ पे हम अगर एक चर को इस अक्ष पे ले रहे हैं, दूसरे चर को दूसरे अक्ष B पे ले रहे हैं, तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, V और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो अगर V और T के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ इसी प्रकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो V और T के बीच हम ग्राफ देखते हैं तो हम एक अक्ष पे y अक्ष पे मान लेते हैं V ले लेते हैं, जहाँ V का मात्रक हो जाएगा, V को हम लीटर में ले रहे हैं और T को हम लेंगे केल्विन में, क्योंकि हमें यहाँ पे परम ताप को लेना है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस तरीके का होगा, जबकि कंडीशन यहाँ पे लगानी चाहिए कि जो दाब है वो स्थिर हो, यानी P स्थिर रहेगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक फिक्स ताप पे हमें ग्राफ, फिक्स दाब पे हमें ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। मान लेते हैं दाब वो P1 है, और मान लें कि अगर हम दाब को बढ़ाकर P2 कर देते हैं, ठीक है, P1 से हम P2 कर रहे हैं, P2 बढ़ा है, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा अब वो ग्राफ नीचे की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, ये नीचे की ओर हमें मिलेगा ये P2 के लिए। अगर हम ग्राफ को दाब को और बढ़ा के
हम देखेंगे इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें चार्ल्स के नियम के लिए ग्राफ प्राप्त होगा जब हम V और T के बीच खींच रहे होंगे।